हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ या भारत में गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप है? तो इसका सही उत्तर है एकात्मक व संघात्मक दोनों। तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? एकात्मक व संघात्मक। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है क संविधान सभा ने। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ख है 7 दिसंबर 1947 को, ग है 14 अगस्त 1947 को और घ है 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही उत्तर है क 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 5 है, भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? तो इसका सही उत्तर है ग 299। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे? इसका उत्तर है ग 26। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व था? तो इसका सही उत्तर है ग कांग्रेस का। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के विषय पर विचार विमर्श करने हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ग, जिसमें लिखा है 8। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान की एक सरल परिभाषा लिखिए। उत्तर है, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उसका शासन चलाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? उत्तर है, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? उत्तर है, भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम लिखिए। उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 5 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? उत्तर है, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में बनकर तैयार हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और परिशिष्ट है? उत्तर है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 9 परिशिष्ट है। लेकिन फिलहाल भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ा दी गई है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? उत्तर है, भारतीय संविधान के दो प्रमुख स्रोत हैं अमेरिका का संविधान तथा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत तथा लिखित संविधान है। दूसरा है, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के दो संघात्मक तत्व लिखिए। उत्तर है, भारतीय संविधान के दो संघात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है, संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। दूसरा है, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों तथा कार्यों को स्पष्ट विभाजन किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार किया गया था? उत्तर है, संविधान सभा का गठन सन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? उत्तर है, जिस समय संविधान सभा के गठन का कार्य हुआ उस समय तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था। अतः विभाजित भारत के लिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 385 निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 14 है, अविभाजित भारत में संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या का चयन कितना कितना निर्धारित किया गया था? उत्तर है, अविभाजित भारत में संविधान सभा के सदस्यों के चयन के लिए प्रांतों को 292 सदस्यों का चुनाव करने का निर्देश दिया गया और देशी रियासतों को 93 स्थान आवंटित किए गए थे। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? उत्तर है, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर
299 रह गई। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की रचना किस अवधि में की है? उत्तर है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान औपचारिक रूप से दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? उत्तर है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। इस बैठक का आयोजन अविभाजित भारत में किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, विभाजित भारत में संविधान सभा की बैठक किस तिथि को हुई? उत्तर है 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा की बैठक हुई। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ? उत्तर है सन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। प्रश्न नंबर 20 है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आयोजित बैठक में कितने सदस्य थे? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को आयोजित बैठक में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन सदस्यों ने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्य थे? 284 सदस्य। प्रश्न नंबर 21 है, संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों के कितने सदस्य थे? उत्तर है संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान सभा ने कितनी अवधि और कितनी बैठकों में संविधान पारित किया? उत्तर है 2 वर्ष और 11 माह की अवधि में आयोजित 166 बैठकों में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। कितनी बैठक थी? 166 बैठक। ये याद करने लायक है। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान सभा ने संविधान की रचना के लिए कितनी समितियों का गठन किया? उत्तर है संविधान सभा ने भारतीय संविधान की रचना के लिए 8 समितियों का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किस नेता द्वारा किस सन में प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 25 है, किस देश का संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है? उत्तर है इंग्लैंड के पास ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके। उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक सूची है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप हुई थी। ये प्रस्ताव क्या थे? संक्षेप में विवेचना कीजिए। उत्तर है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव निम्नलिखित थे। पहला है, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। सामान्य तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य तथा देशी रियासतों के न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। दूसरा है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 2 प्रमुख समुदायों मुसलमान और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। पंजाब में यह बंटवारा सिख, मुसलमान और सामान्य के रूप में किया गया था। तीसरा है, प्रांतीय विधान समस्याओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। चौथा है, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है? इसका महत्व लिखिए। उत्तर है संविधान की प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका की तरह है। यह संविधान की भावना को परिलक्षित करती है। यह उस खिड़की की भांति है जिसमें झांक कर संविधान निर्माताओं के मंतव्य को पढ़ा तथा समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना में संविधान के आधारभूत आदर्शों तथा सिद्धांतों की चर्चा की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं होती। यद्यपि प्रस्तावना की अवहेलना नहीं होती है, यद्यपि प्रस्तावना की अवहेलना होती है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते। तथापि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, यह संकेत करती है कि देश की सरकार कैसे चलाई जाए। दूसरा है, इसमें सरकार के सम्मुख नए समाज के निर्माण हेतु उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। तीसरा है, इससे यह पता चलता है कि संविधान देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है? उत्तर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से अभिप्राय यह है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, अर्थात भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। किसी बाह्य सत्ता को उस पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा भारत राज्य की सभी शक्तियां संघ के पास है। अंतर्राष्ट्रीय चित्र में भारत अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है तथा वह किसी भी विदेशी समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए।
या भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है भारतीय संविधान का निर्माण बहुत सोच समझकर और विचार विमर्श के उपरांत किया गया। भारतीय संविधान में विश्व के संविधान में निहित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान सन 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए हैं, इसलिए इसको 1935 ईस्वी के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में संस्थात्मक प्रणाली को ब्रिटेन से, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकों के मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायिक पुनरावलोकन आदि अमेरिका के संविधान से, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन, राज्यसभा में योग्यतम व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना आदि आयरलैंड के संविधान से, संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से, और संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची तथा केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने की प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और संविधान के में संशोधन की प्रणाली दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के कुछ प्रावधान जर्मनी के संविधान से, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से, तथा संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है। उत्तर है भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान बनाया है जो देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और संविधान के अनुच्छेदों को संशोधन के लिए निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, जिसमें है संविधान के 22 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका संशोधन संसद उसी प्रक्रिया से कर सकती है जिससे वह साधारण कानून को पारित करती है। इस प्रकार के कुछ अनुच्छेद हैं जैसे नागरिक से संबंधित प्रावधान, नए राज्यों की रचना तथा वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के द्वितीय सदनों का निर्माण तथा उन्मूलन। दूसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देता है। तीसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत और विधानमंडलों की स्वीकृति से। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हो जाना चाहिए तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाने से पूर्व उसे राज्य के विधानमंडलों में से कम आधे विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। यह अनुच्छेद है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्रीय कार्यपालिका शक्तियों की सीमा और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां, केंद्र द्वारा शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था और राज्य के उच्चतम न्यायालय की आदि। उपयुक्त संशोधन प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में लचीलापन तथा कठोरता दोनों तत्वों का अद्भुत सम्मिश्रण है। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किए जाने के समय से लेकर दिसंबर 2005 ईस्वी तक संविधान में 93 संशोधन हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 है भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज है। इस कथन को संक्षेप में समझाइए। उत्तर है भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज है। सरकार के 3 मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, संसद, मंत्रीगण तथा सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को सौंपे गए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं। भारत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इस प्रकार सरकार का कोई भी अंग यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास सत्ता का असीमित अधिकार है। संविधान में विशिष्ट मामलों के समाधान के लिए कुछ स्वतंत्र प्राधिकरणों की स्थापना भी की गई है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य केंद्र व राज्यों की आय और व्यय की जांच करना है। निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से की गई है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करे। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेना में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, और संविधान द्वारा राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई है। उपयुक्त संवैधानिक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन के विधायी और कार्यकारी अंग पूरी तरह नियंत्रण में रहे ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। इस प्रकार शासन की कोई एक शाखा संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकती। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है संविधान से आप क्या समझते हैं, किसी देश के लिए इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। या संविधान किसे कहते हैं या किसी देश के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है
संविधान शब्द अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का ही हिंदी रूप है। कॉन्स्टिट्यूशन का शाब्दिक अर्थ है गठन। दैनिक बोलचाल में गठन शब्द का अर्थ है मनुष्य के शारीरिक ढांचे के गठन से लिया जाता है, किंतु नागरिक शास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ राज्य के शारीरिक ढांचे के गठन से लिया जाता है। अन्य शब्दों में राज्य की शासन व्यवस्था के ढांचे का निर्धारण करने तथा उसके समुचित संचालन के लिए प्रत्येक राज्य में कुछ लिखित या अलिखित नियम होते हैं, जिनके अनुसार ही सरकार देश में शासन का कार्य चलाती है, और इन नियमों को ही कानूनी भाषा में राज्य का संविधान कहा जाता है। परंतु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राज्य द्वारा बनाए गए सभी नियमों व कानूनों के समूह को संविधान नहीं कहा जाता, वरन संविधान के अंतर्गत केवल वे नियम व कानून सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा शासन के संगठन एवं उसके ढांचे का निर्धारण किया जाता है, और शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का, उनके अधिकारों व कर्तव्यों तथा शासन के नागरिकों के मध्य के संबंधों का निर्धारण किया जाता है। संविधान की आवश्यकता तथा महत्व आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। लोकतंत्रीय युग में जबकि शासन व्यवस्था गांव के एक लेखपाल से लेकर राष्ट्रपति तक सैकड़ों सरकारी पदों में बिखरी हुई है, यह अत्यंत आवश्यक है कि शासन कार्य को ठीक प्रकार से चलाने तथा सरकारी पदाधिकारियों एवं जनता के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए राज्य का एक संविधान हो। वर्तमान समय में तो किसी भी देश के लिए निम्नलिखित कारणों से संविधान बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब कारण कौन से हैं? पहला है, संविधान के अभाव में जनता को यह पता नहीं होगा कि सरकारी शासन के किस किस अंग के क्या अधिकार हैं और राज्य तथा जनता के बीच क्या संबंध है। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति या विवाद की संभावना कम से कम हो। दूसरा है, संविधान के अभाव में देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। निश्चित नियमों के न होने से सरकारी कर्मचारी मनमानी करने लगेंगे और राज्य एक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा है, राज्य का संविधान होने से शासन के प्रत्येक अंग को अपने कार्य क्षेत्र का ज्ञान होगा, उन्हें यह भी पता होगा कि उनके क्या क्या अधिकार है और जनता के प्रति उन्हें किन किन कर्तव्यों का पालन करना है। चौथा है, नागरिक भी अपनी स्वतंत्रता तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है, संविधान राज्य तथा जनता दोनों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में मार्गदर्शन का कार्य करता है। बिना संविधान के यह निश्चित है कि शासन तथा जनता दोनों ही अपने मार्ग से भटक जाएंगे। अतः किसी भी राज्य के अस्तित्व एवं प्रजा के सुखमय जीवन के निर्माण के लिए राज्य का एक संविधान होना अत्यंत आवश्यक है, और कोई भी राज्य संविधान के महत्व की उपेक्षा करके अपने अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकता। अतः संविधान राज्य की नींव है। अब जो एक फिलोसफर है, उन्होंने मतलब पॉलिटिकल साइंस के लेखक है, उन्होंने कहा है कि जेलेनिक का कथन ये ठीक ही है, उस राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसका अपना संविधान नहीं हो, क्योंकि संविधान विहीन राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ? संविधान की प्रस्तावना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर है, भारतीयों के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी का दिन अत्यंत गौरवपूर्ण है, क्योंकि इस दिन स्वतंत्र भारत में स्वयं भारतवासियों द्वारा निर्मित संविधान लागू हुआ था और भारतवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव किया। इसी दिन भारत को एक गणराज्य भी घोषित किया गया। संविधान सभा का गठन एवं कार्य। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व ही भारतीय नेताओं ने 1939 ईस्वी में अंग्रेजों से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने की मांग की थी, परंतु उस समय भारतीयों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। कालांतर में परिस्थितियों 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की योजना में इस बात पर अंग्रेजों ने अवश्य विचार किया कि भारतीयों को भारतीय संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे ही अपने देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संविधान का निर्माण कर सकते हैं। फलस्वरूप शीघ्र संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से जनसंख्या के आधार पर लगभग 10 लाख पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किए गए और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमण प्रणाली द्वारा हुए। निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के कुल 389 सदस्य चुने गए। भारत में बाद में पाकिस्तान के अलग होने पर 389 सदस्यों में से 79 सदस्य अलग हो गए और इन सदस्यों के पृथक होने के पश्चात संविधान सभा में 310 सदस्य शेष बचे। इन्हीं सदस्यों को संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। बाद में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की समितियां, जिसमें है विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जो 8 थी, जैसे है प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, अनुवाद समिति, सलाहकार समिति, संघ समिति,
वित्तीय मामलों की समिति, झंडा समिति, भाषा समिति और प्रारूप समिति। इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जिस प्रारूप समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य थे श्री के एम मुंशी, श्री टी टी कृष्णामाचारी, श्री गोपाल स्वामी अयंगर और श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री महमूद सादुल खां, श्री माधव राव और श्री डी पी खेतान थे। इस प्रारूप को तैयार करने में 141 दिन का समय लगा। प्रारूप समिति ने संविधान का जो प्रारूप बनाया उसको कुछ संशोधन के साथ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। इसके उपरांत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस अध्यक्ष पद पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस पर हस्ताक्षर हुए, मतलब जो प्रारूप तैयार हुआ था उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे थे और उस पर 1,63,729 रुपए व्यय हुए। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। नवी अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा सन 1951 में, 10वीं अनुसूची 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सन 1975 में, 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अप्रैल में व 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जून 1993 में। पश्चातवर्ती संशोधनों के बाद 2000 को यथा विद्यमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दिसंबर 2014 तक संविधान का 99 बार संशोधन हो चुका है। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को विधिवत लागू कर दिया गया। इसके साथ ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण भी यही था कि 26 जनवरी 1929 ईस्वी को भारत के निवासियों ने रावी नदी के तट पर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रतिज्ञा की थी कि वे देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाएंगे। संविधान के लागू होने से भारतवर्ष एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया। अब संविधान की प्रस्तावना क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट करते हुए एक विवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों तथा यहाँ के पदाधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी पदाधिकारियों के संविधान के उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग, उसकी कुंजी तथा आत्मा है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं और जहां वे एक और हमें अपने गौरव में अतीत से जोड़ते हैं, वहां उस भविष्य की आशंकाओं को भी संजोते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान संघात्मक है परंतु उसमें एकात्मकता के भी लक्षण विद्यमान है, विवेचना कीजिए। यह भारतीय संविधान की संघात्मक या एकात्मक विशेषताएं बतलाइए। उत्तर है, भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के संविधानों के लक्षण पाए जाते हैं। भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुकता हुआ संघात्मक संविधान है। एक विद्वान के शब्दों में भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है किंतु आत्मा एकात्मक है। अब इसकी संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली है लिखित तथा स्पष्ट। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें सरल तथा स्पष्ट अर्थों वाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसे संविधान सभा ने तैयार किया था। दूसरा है सर्वोच्च तथा कठोर। भारतीय संविधान को देश के सर्वोच्च कानून की स्थिति प्राप्त है, कोई भी सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यह कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया को बहुत जटिल रखा गया है। राज्यों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में तो अकेले केंद्रीय संसद कोई संशोधन कर ही नहीं सकती। तीसरा है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा सभी विषयों की 3 सूचियों में बांट दिया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची तथा तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्रीय सरकार को तथा राज्य सूची पर राज्यों की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्यों की सरकारें कानून बना सकती हैं किंतु सर्वोच्चता केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। अवशिष्ट केंद्रीय सरकार के अधीन है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या क्रमशः है 97, 66 और
47। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र तथा शक्तिशाली न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। देश का सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण से मुक्त है। यह संसद तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। इसे संविधान की रक्षा का कार्यभार सौंपा गया है। पांचवा है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तथा निम्न सदन अर्थात लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। छठा है संशोधन प्रणाली। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली पूर्ण रूप से संघात्मक शासन के अनुरूप है। अब एकात्मक विशेषताएं कौन सी है? पहली है इकाई नागरिकता। संविधान में देश के नागरिकों के भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इसमें राज्यों की पृथक नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा है राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्तियां। संविधान के अनुसार संकट या आपातकाल में देश की शासन संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। राज्य की सरकारों को राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने राज्यों को शासन चलाना पड़ता है। तीसरा है सीमाओं में परिवर्तन। संसद को राज्य की सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। चौथा है सेना भेजना। केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार के परामर्श के बिना भी राज्य में सेना को भेज सकती है। पांचवा है राज्यपाल का पद। राज्यपाल प्रांतीय शासन का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति स्थानांतरण तथा पदच्युति का अधिकार राष्ट्रपति को है। वस्तुतः राज्यपाल प्रांतों में केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती है। छठा है वित्तीय निर्भरता। प्रांतीय सरकारें अपने विकासशील कार्य हेतु केंद्रीय अनुदानों तथा ऋण पर निर्भर करती है। सातवां है राज्य सूची पर कानून निर्माण। भारतीय संविधान के अंतर्गत सामान्य तथा आपातकालीन परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। आठवां है समान न्याय व्यवस्था। एकात्मक संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि संपूर्ण देश में समान न्याय व्यवस्था पाई जाती है। भारतीय संविधान में यह विशेषता भी विद्यमान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के न्यायालयों में दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों के लिए एक जैसे कानून बनाए गए हैं। साथ ही राज्यों के उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालयों के अधीन रखा गया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत का संविधान न तो पूर्णतया संघात्मक है और न ही पूर्णतया एकात्मक, वरन इसमें दोनों प्रकार की विशेषताओं का समावेश है। तो इसी के साथ हमारी क्लास यही समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए